हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं एक मरतबा फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, पूरे वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ ये 2 मिनट की बातें सुनिए, गौर से सुनिएगा। देखिए क्या करना है, हम लोग आज की इस वीडियो में क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बतला दूं कि एक ही वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव को, सारे चैप्टर के सब्जेक्टिव को देखेंगे। हालांकि वो गज़ल हो, नज़म हो, कोई भी हो, हर चीज़ को देखेंगे। यहाँ तक कि मज़ीद मुताला में जो है वो भी देखेंगे। और कहते हैं ना कि सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, तो सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव जैसे हम लोग मुख्तसर तरीन सवालात को देखेंगे और वही ऑब्जेक्टिव में भी आता है, वही सब्जेक्टिव में भी आता है। तो उसको देखेंगे, अच्छे से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। अगर सभी याद हो जाएगा ना, देखिए अब याद करने का तरीका, अगर याद नहीं है तो एक दिन में तो याद नहीं होगा। तो क्या कीजिएगा, मैं बतला देता हूँ, ये रूल फॉलो कीजिए। क्या करना है आप लोगों को कि रोज़ाना, अभी से जितना दिन बाकी है ना, तो रोज़ाना क्या करना है, सोने से पहले मोबाइल थोड़ा यूज़ तो करते ही होइएगा, तो इतने भी शरीफ नहीं है। तो मोबाइल यूज करते हैं तो क्या करना है, मतलब 1 घंटा देख लेना है। 1 ही घंटा की वीडियो रहेगी ये, तो देख लेना है और उसके बाद सो जाना है। ठीक, थोड़ा सा भी मोबाइल कम यूज कीजिए, शॉर्ट वीडियो इधर उधर नहीं देखिए। थोड़ा देखिए, मार्कशीट पे जो आपका नंबर आएगा ना, तो वो मतलब ज़िंदगी भर रह जाता है, ज़िंदगी भर पूरा कि रहेगा, देखते रहिएगा कि मेरा इतना आया। अच्छा रहेगा तो आप लोगों को ही अच्छा लगेगा। तो मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो ये रूल जो है फॉलो कीजिए। और हम लोग पैदाइश वफ़ात को भी देखेंगे, क्योंकि जब 5 नंबर में पूछेगा हालात ज़िंदगी के बारे में लिखने के लिए, मतलब 5 जुमला लिखिए, 10 जुमला लिखिए, तो उसमें 4 चीज़ बहुत ज़रूरी रहता है मेंशन करना, कि वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, वफ़ात कब हुई और कहाँ हुई। ये 4 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी रहती है। फर्स्ट 2 लाइन में पैदाइश और नीचे के 2 लाइन में मतलब वफ़ात देना बहुत ज़रूरी रहती है, और यही देखता ही है। तो यहाँ पर ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, मेंशन है इस वीडियो में। और उसके बाद हम लोग ट्रिक भी देखेंगे, जहाँ से 5 नंबर पूछता है कि इस चैप्टर को किसने लिखा है, इसके मुसन्निफ़ कौन है, तो वो भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। क्योंकि ट्रिक ट्रिक जैसा कि पता ही है आप लोगों को कि ट्रिक पर तो बहुत प्यार आया आप लोगों का, शुक्रिया उसके लिए। लेकिन इस वीडियो में भी हम लोग जान लेंगे। अगर देखिए वीडियो अगर लंबी हो जाएगी तो अब नहीं देख पाएंगे, पहले ही मैं बतला देता हूँ, झूठ वाली बात नहीं। अगर नहीं हो पाई लंबी, ज़्यादा 1 घंटा से अगर कम ही रहेगी तब देख लेंगे, क्योंकि इसमें भी 15 मिनट लगेगा। तो अगर नहीं देख पाए तो एक मरतबा आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिएगा, वहाँ पर लिंक रहेगी। और एक ही वीडियो में जो सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव है वो भी मैं बना चुका हूँ, आप लोग देखे ही हैं, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो एक मरतबा आप लोग चेक कर लीजिएगा। और इसी वीडियो में हम लोग ये भी बताएंगे कि नज़्म का खुलासा कैसे करें। ये सब तो बहुत सारी बातें हो गई, अब हम लोग बिना बात किए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले अब हिस्सा नश्र को पढ़ने वाले मुख्तसर तरीन सवालात को देखेंगे। ठीक, और मैं पहले कुछ बातें बता दूं कि जैसे अब चैप्टर आएगा, कोई भी चैप्टर आएगा, नज़ीर अहमद की कहानी खाका है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का लिखा हुआ है, तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे। और इसका जो मतलब ट्रिक जो बनाया हूँ उससे तो आपको एकदम समझ में आ ही जाएगा, याद हो ही जाएगा। लेकिन देखते चलेंगे ना, क्योंकि यहाँ से भी तो 5 मार्क्स का आता है, तो 5 नंबर यहाँ से भी तो हो जाएगा ना। 1 नंबर को भी नहीं छोड़ना है, मेरी ये कोशिश है। आप लोग समझते नहीं है बात को। तो ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को देखेंगे फटाफट, समझे। सवाल है, फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? जवाब, फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी मौलवी नज़ीर के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। किस लिए? तालीम हासिल करने के लिए। यूं मतलब इसलिए मैं बतलाया हूँ, इस तरीके से लिखना है कि क्वेश्चन जब आवेगा 2 नंबर में आवेगा तो फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे, तो हमें तो पता है कि तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन सीधे अगर लिख देंगे कि जवाब और तालीम हासिल करने के लिए, तो वहाँ पे हमको 2 नंबर नहीं मिलेगा। बात को समझिए। तो हमको इस टाइप से लिखना है, पूरा क्वेश्चन को लिख देंगे और सेम उतार देंगे, और जो आंसर रहेगा, जो जैसे कि तालीम हासिल करने के लिए, वो लिख देंगे। और याद रहे कि जब आंसर लिखेंगे तो ये जो तालीम हासिल करने के लिए है ना, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, क्या इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे, ताकि जो चेक करेगा ना मास्टर, उसको अच्छा दिखेगा, तो आपको भरपूर नंबर देगा। चलिए, अब मैं बतला दिया हूँ, अब बहुत ही फास्ट में हम लोग चलेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस अरबी शायर से मुतालिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई? तो अरबी ज़बान के मशहूर कलाम दीवान मुतनब्बी को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। तो कौन? दीवान मुतनब्बी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन, फरहतुल्लाह बेग शायर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? तो जवाब हो जाएगा, फरहतुल्लाह बेग सिर्फ व नहू कमज़ोर थी। फरहतुल्लाह बेग की जो सिर्फ व नहू वो कमज़ोर थी ही,
उसकी वजह से वो नज़ीर अहमद के यहाँ पढ़ने आते थे। बट लेकिन एराब की गलतियाँ बहुत ही करते थे। एराब की गलतियाँ, किस चीज़ की? एराब की गलतियाँ करते थे। अगला क्वेश्चन नंबर है, सवाल है, मियाँ दानी शायर पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे? तो मियाँ दानी जो है शायर पढ़ने में एराब की गलती तो नहीं करते थे। जो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग करते थे एराब की गलती, वो तो मियाँ दानी नहीं करते थे। बट लेकिन शायर को कुछ इस अंदाज से पढ़ते थे कि सुनने वाले को लगता था कि मियाँ दानी शायर की बजाय नस्र पढ़ रहे हैं। हालत यह थी कि पढ़ने के दौरान सकता तो क्या झटका भी पड़ जाते थे, जिसकी वजह से मौलवी नज़ीर अहमद मियाँदानी से कुफ्त रहते थे। तो ये सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, और नहीं तो बार बार वीडियो को देखिए ना, बार बार देखने से याद हो जाएगा। एक मरतबा हम बोलेंगे, आप सुनिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए अगला चैप्टर है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल एक मजमून है, यहाँ पर अफसाना है, ये गलत है। ठीक, तो मिट्टी का तेल क्या है? मजमून, जिसके मुसन्निफ ख्वाजा हसन निज़ामी है। सवाल, आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझाता जाता है? तो सबसे कमतर मिट्टी को समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सुलूक करती है? तो मिट्टी, जवाब, ये मखलूक के पाँव से रौंदी जाती है। हम लोग पूरे चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को उठा लिए हैं। जितना चैप्टर में है मतलब क्वेश्चन, सभी को हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। सवाल है, चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है। कैसे? चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है, क्योंकि इसके दम से दुनिया में उजाला होता है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक भौं चढ़ाते हैं? तो बदबू की वजह से। बदबू की वजह से मिट्टी का तेल देखकर लोग नाक भौं चढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़कर है? तो जवाब, ज़रूरत और इफादियत के लिहाज से। ज़रूरत और इफादियत के लिहाज से मिट्टी का तेल तमाम तेलों से बढ़ चढ़कर है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी का तेल बिल्कुल भी बेगर्ज और बेताल्लुक है। कैसे? जवाब, अपनी सलाह की पॉलिसी की वजह से। ठीक, अब इतना तो टाइम नहीं है कि सभी को अब हम डिटेल में पढ़ाने का जब टाइम था तो सभी को बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। अब लेकिन आप लोग ये वीडियो देख लीजिए और जाइए एग्ज़ाम दीजिए, बहुत अच्छा जाएगा एग्ज़ाम इंशाल्लाह। अगला चैप्टर बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक है, जो कि एक मजमून है सैयद सुलेमान नदवी। थोड़ा सा अगर मिस प्रिंट हो गया हो या कुछ भी हो गया हो तो उस सबको नज़रअंदाज करें। ठीक, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी है। पहला सवाल है, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? तो भूख तोड़ने की इस्तिलाह नाश्ता है। क्या है? नाश्ता। भूख तोड़ने की इस्तिलाह नाश्ता है। अगला क्वेश्चन है, सवाल, सैयद सुलेमान नदवी कितनी ज़बानों के माहिर थे? तो जवाब, 4 ज़बानों के, अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी। क्या? अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी, और 4 ज़बानों के माहिर थे कौन? सैयद सुलेमान नदवी। सवाल, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? जवाब, अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं। क्या? फतूर कहते हैं अरबी में नाश्ता को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फतूर के मानी बताइए। फतूर के मानी तोड़ने के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, लफ्ज़ निहार किन 2 ज़बानों में इस्तेमाल होता है? तो लफ्ज़ निहार जो है वो फ़ारसी और हिंदुस्तानी में होता है। लेकिन अगर मैं फिर बतला दूं कि अगर 2 नंबर में पूछेगा तो कैसे लिखना है आप लोगों को कि लफ्ज़ निहार किन 2 ज़बानों में इस्तेमाल होता है? तो जवाब लिखेंगे, जवाब के बाद यूँ ऐसे ऐसे देंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं बतला दूं जवाब। उसके बाद लिखना है कि लफ्ज़ निहार फ़ारसी और हिंदुस्तानी, फ़ारसी और हिंदुस्तानी पर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा देंगे में इस्तेमाल होता है, ऐसे देंगे। ठीक ना। चलिए अगला है, कलाई किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी क्या है? जवाब, अरबी ज़बान का है और मानी रांगा है। ठीक, मानी क्या है? रांगा। ये सब याद रखिएगा, आता है। सुर्खी से क्या मुराद है? सुर्खी से मुराद अनवान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सवाल है, कलाई खोलना और कलाई फेरना के मानी में क्या फ़र्क है? तो जवाब सुनिएगा, कलाई खोलना के मानी किसी के ऐब को जाहिर करता है और कलाई फेरने के मानी किसी के ऐब को छिपाना है। अगला क्वेश्चन, कलई को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं? जवाब है, कलई को अरबी में लिसान और फारसी में रांगा कहते हैं। कलई को अरबी में लिसान और फारसी में रांगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सवाल, पूरब पश्चिम की ज़बानों से कौन सी ज़बान मुसन्निफ मुराद लेता है? तो जवाब, पूरब की ज़बान से मुसन्निफ मुराद अरबी ज़बान लेता है और पश्चिम की ज़बान से मुराद अंग्रेज़ी ज़बान लेता है। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर है इंशाइया क्या है? जो वज़ीर आगा इनके मुसन्निफ है और मजमून ये हुआ। तो सवाल, इंशाइया शायरी सिन्फ है या नसरी? तो यह नशरी सिन्फ है। कैसी सिन्फ है? नशरी सिन्फ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या इंशाइया को दूसरी, क्या इंशाइया, क्या सवाल सुनिएगा, क्या इंशाइया को वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किन किन अदबी असनाफ से है? 3 के नाम लिखे। कुछ यहाँ पर मिस प्रिंट हो चुका है। ये क्वेश्चन ये है कि वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किन किन अदबी असनाफ से है? 3 के नाम लिखे। तो इसका जवाब, तनकीद, इंशाइया और नज़्म निगारी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सवाल, वज़ीर आगा की 3 किताबों के नाम लिखिए। जवाब, उर्दू में तंज़ मिज़ा, उर्दू शायरी का मिजाज, नब्ज़ जदीद की करवटें, जैसा कि आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। सवाल, क्या इंशाइया शगुफ्ता मोड की पैदावार है? जी हाँ, बिल्कुल इंशाइया शगुफ्ता मोड की पैदावार है। सवाल सुनिएगा, क्या इंशाइया दूसरी असनाफ से अपने अख्तियार के बाश अलहदा नज़र आता है? जी हाँ, बिल्कुल अलहदा नज़र आता है।
अगला क्वेश्चन मतलब अगला चैप्टर हो गया अब हिजरत। अहमद जमाल पाशा इनके मुसन्निफ हुए और ये एक इंशाइया है। सवाल पैदा होता है सबसे पहला कि हजरत हिजरत हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? जवाब सिन्फ इंशाइया से। कैसा इंशाइया है? मैं बतलाया हूँ कि इंशाइया है, और इस तरीके की बहुत सारी वीडियो तो बना ही चुका हूँ। जो बच्चे रेगुलर होंगे इस चैनल पर, मैं तो अब पूरा उम्मीद लगा सकता हूँ उसके लिए कि मतलब बहुत अच्छा नंबर आने वाला है उसका, बहुत अच्छा। अगर पढ़े होंगे तब ना, नहीं पढ़े होंगे तो कहाँ से आवेगा। उर्दू को आप लोग बहुत आसान समझते हो, उर्दू में भी बहुत कुछ यादें करना पड़ता है, बिना याद किए बिना कुछ किए नहीं होता है, हल्के में ले लेता है सब उर्दू को। सवाल, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? अब हम लोग बढ़ते हैं। बंजारों को खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? खाना बदोश के। सवाल है, हर मुल्क मुल्क मासर से क्या मुराद है? जवाब, इससे मुराद सारी ज़मीन हमारी है। क्या? सारी ज़मीन हमारी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादशुमाल और बर्फानी हिसार के मानी वाज़ा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बादशुमाल के मानी है उत्तर की हवा और बर्फानी हिसार के मानी बर्फ़ के तोदों का घेरा है। समझ गए ना बातों को? चलिए, समझा तो नहीं सकता हूँ इस वीडियो में मैं पूरा पूरा, क्योंकि मैं खुद टेंशन है कि कितना लंबा वीडियो होने वाला है नहीं होने वाला है, कुछ पता ही नहीं है ना, अभी तो मैं भी बना ही रहा हूँ तो क्या पता चले। सवाल है, सरमाही तातीलात गुजारने के लिए कौन महूसफ़र रहती है? तो जवाब, साइबरिया की मौसमी मरगाबियाँ। क्या? साइबरिया की मौसमी मरगाबियाँ। अगला क्वेश्चन है, सवाल, किसके मुकाबले में महज़ब इंसान माजूर है? तो जवाब, खाना बदोश के मुकाबले में महज़ब इंसान माजूर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? उनके नाम लिखिए। जवाब, 3 मुल्कों का नाम आया। यूँ देखिए मैं बतला दूं कि इस ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा कि इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया, तो क्या देंगे? 3 मुल्कों का। और अगर ये पूछा कि इंशाइया हिजरत में दर्ज जेल में से कौन से मुल्क का नाम नहीं आया है, तो अगर 3 का दे देगा, एक नहीं रहेगा, जैसे अरब, यूरोप और अमेरिका दे दिया, और एक भारत रहेगा, तो भारत इसका आंसर हो जाएगा कि उसका जिक्र ही नहीं है कि नहीं? तो यूं भी समझिए, हर बातों को समझिए, अच्छे से समझिए। सवाल है, मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है? जवाब, मगरिब को गुलामी की अलामत कहा गया है। किसकी? गुलामी की अलामत। चलिए, जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ? जवाब होगा, इब्न आदम को जन्नत से हुक्म सफ़र हुआ। किसे? इब्न आदम को। अगला क्वेश्चन, इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? जवाब, इंसान की आखिरी हिजरत मौत है। क्या है? इंसान की आखिरी हिजरत मौत है। सभी को पता ही है, सबको एक न एक दिन मरना ही है, इसलिए अच्छे से रहिए। चलिए, बाग व बहार दास्तान है, मीरा मन देहलवी इनके मुसन्निफ हुए। सबसे पहला सवाल है, बाग व बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो बाग व बहार का ताल्लुक दास्तान से है। बाग व बहार कहाँ लिखी गई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में बाग व बहार लिखी गई। कहाँ लिखी गई? फोर्ट विलियम कॉलेज में बाग व बहार लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, सवाल, बाग व बहार किस किताब का तर्जुमा है? तो बाग व बहार जो है किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा है। किसका? किस्सा चहार दरवेश का। बहुत कुछ हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सवाल, बाग व बहार पर मुसन्निफ को कितने रुपए का इनाम मिला था? बाग व बहार पर 500 रुपए का इनाम मिला था। कितने रुपए का? 500 रुपए का। एक बात सुन लीजिए कि अगर इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा ना पूरा पूरा, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होने वाला है ना। एकदम नहीं लगता है, क्योंकि यहीं से आता है क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर का देखिएगा तो यहीं से आता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा पूरा देख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक, ठीक ना? चलिए, हाँ एकदम ठीक है। सवाल, बाग व बहार की सन एशात बताइए। तो बाग व बहार की सन एशात कब है? 1804 है। 1804, 1804, 1804, याद रखिए 1804 बाग व बहार की सन एशात। चलिए अगला है, बाग व बहार में कितने दरवेशों के वाक़यात को बयान किया गया है? तो जवाब हो जाएगा 4 दरवेशों के वाक़यात को बयान किया गया है। कितने को? 4 दरवेशों को। ये सब बहुत, बाग व बहार चैप्टर है, वीवीआई चैप्टर है, उससे आता है। उसका सब्जेक्टिव भी मैं बना दिया हूँ, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बाग व बहार जैसे किताब तर्जुमा की? तो जॉन गिलक्रिस्ट है, उसी की ख्वाहिश पर। बहुत नाम सब। चलिए, इस इक़्तिबास में किन किन मुल्कों का जिक्र है? तो चीन, माचीन और हिंदुस्तान। चीन, माचीन और हिंदुस्तान की। चीन, माचीन, बाग व बहार में चीन, माचीन, हिंदुस्तान, याद रहेगा। चलिए सवाल है, शहजादे के वालिद और मुल्क सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था? जवाब, दोस्ती का रिश्ता था। मैं एक मतलब फिर बतला दूं, सबर ही नहीं होता है कि आप लोग गलती करके ना आ जाएं। देखिए, आवेगा ना 2 नंबर में, समझ भी गए होंगे, तो यहाँ सीधे ऐसे नहीं लिख देना है दोस्ती का रिश्ता, पूरा पूरा लिखना है शहजादे के वालिद और मुल्क सादिक के दरमियान। और दोस्ती जब लिखना है तो इस बात को ध्यान रखें, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे, ऐसे जो इन्वर्टेड कॉमा रहता है ना, वो दे देंगे। ठीक, दोस्ती का रिश्ता है। सवाल, शहजादा फ़कीर को कितनी अशरफियाँ देता है? तो जवाब, 1 अशरफी देता है। चलिए
सवाल, अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? तो जवाब, अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से था। कब, कहाँ से? हिंदुस्तान से था ताल्लुक़। टोबा टेक सिंह तक हम लोग पहुंच गए। टोबा टेक सिंह, अफसाना सादत हसन मिंटू। टोबा टेक सिंह, अफसाना सादत हसन मिंटू इनके मुसन्निफ हुए। तो चलिए सवाल, टोबा टेक सिंह किस शाही का नाम है? तो जवाब, टोबा टेक सिंह एक गांव का नाम है। मतलब टोबा टेक सिंह जो है ना, आदमी का नाम नहीं है, वो गांव का नाम है। कंफ्यूज नहीं होना है, गांव का नाम है टोबा टेक सिंह। ठीक। सवाल, लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख कहाँ भेजे जा रहे थे? तो जवाब, हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। वहाँ मतलब तबादला हो रहा था। इस कहानी में जो बातें हैं पागलों वाली बात ही है, मतलब पागल के बारे में बात है, पागलों वाली बात नहीं है। ठीक। तो वही तबादला हो रहा था, जैसे मुल्क का बंटवारा हुआ उसी टाइम से कुछ, मतलब उसी सब बातों का जिक्र है इसमें। चलिए अगला सवाल है, उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया था। तो अरे उस पागल का नाम मोहम्मद अली था। इसको ऐसे भी याद कीजिएगा, याद करने का तरीका मैं बतलाता हूँ कि उस पागल का नाम बताइए जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद अली आता है, नाम अली आता है ना, तो यहाँ भी अली है, तो सीधे याद कर लीजिए बस। इसी तरीके से आप लोग भी कुछ कुछ अपना भी दिमाग लगाइएगा, लगाइएगा दिमाग, तब ना लगता है। ट्रिक जो मैं बनाया हूँ तो वो तो पूरा दिमाग लगा के बहुत अच्छे से अब मैं बना दिया हूँ। आप लोग भी कोशिश कीजिए और आसानी से बन जाए तो और अच्छी बात है। चलिए सवाल है, टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था? तो जवाब, टोबा टेक सिंह का असल नाम बेशन सिंह था। चलिए अगला क्वेश्चन, टोबा टेक सिंह की मौत किस जगह हुई? तो जवाब, ज़मीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था। ठीक, समझ रहे हैं, उसका कोई नाम ही नहीं है। अगला है प्रॉमिस, इसकी मुसन्निफ जिलानी बानो। ये भी एक अफसाना है, जिलानी बानो प्रॉमिस, बहुत ही अच्छी चैप्टर है और इससे भी सब्जेक्टिव आने के बहुत बहुत चांस है। 5 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो सवाल, जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब, जिलानी बानो की पैदाइश 14 जुलाई 1936 को बदायूं में हुई। ठीक, समझ रहे हैं इस बात को? 14 जुलाई 1936 को बदायूं में। अगला है, जिलानी बानो के अफसाने का नाम बताइए। जवाब, रात के मुसाफिर। कई अफसाने हैं, उनमें से रात के मुसाफिर। सवाल, जिलानी बानो के 2 नाविलों के नाम बताइए। ईवान गज़ल और बारिश संग। ईवान गज़ल और बारिश संग। थकना नहीं है आप लोगों को, एकदम एकदम थकना नहीं है, पूरे अच्छे से देखिए। अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है? जवाब, अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार अम्मू है। इस अम्मू को है याद कर लीजिए, अम्मू, अम्मी से याद कीजिए अम्मू को। प्रॉमिस में अम्मू, अम्मी से अम्मू को याद करना है कि मरकजी किरदार प्रॉमिस की अम्मू है। ठीक। चलिए सवाल है, प्रॉमिस, प्रॉमिस के 2 किरदारों के नाम बताइए। मतलब मैं फिर अब हर वक्त बोलूं क्या कि मिस प्रिंट हो गया है। प्रॉमिस के 2 किरदारों के नाम बताइए। जो अब हमीद और जमशेद, अम्मू और ख्वाजा भी, कई हैं इसमें से 4 बोलेगा तो हमीद, जमशेद, ख्वाजा भी, अम्मू, ये सब बता दीजिएगा, क्या दिक्कत है। कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था? तो जवाब जो हो जाएगा, कैंसर का मर्ज अम्मू के सारे बदन में फैल गया था, अम्मू के सारे बदन में, और यही मरकजी किरदार भी है। सवाल, ख्वाजा बीवी नहीं थी, ख्वाजा बी कौन थी? जवाब, अम्मू की खादमा थी। कौन थी? अम्मू की खादमा थी, खिदमत करने वाली ख्वाजा बी थी। सवाल, ग्रैंड ग्रैंड मतलब ग्रैंड मॉम अपने 4 बेटों के साथ ज़िंदगी एंजॉय करने का कोई प्रॉमिस क्यों नहीं लिया? यह बात किसने कही? तो जवाब, बेबी ने कही थी, उनकी जो पोती हुई ना वही बोली थी। ठीक। सवाल है, अम्मू इमाम लिखा गया, बताइए, अजीब अजीब मसला है यार। अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था? तो जवाब, मौत के बाद कंधा देने का। मौत के बाद कंधा देने का अम्मू ने अपने बेटों से प्रॉमिस लिया था। इमाम नहीं ना समझ रहा आप लोग, बिल्कुल नहीं समझ रहा, वो लिखा जाता है, अब क्या कीजिएगा, वो सब हो जाता है उतना उतना। अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए, यह बात किसने और कब कही? जवाब, बड़ी बहू ने गुस्सा के आलम में अम्मू से कही थी। सब समझ रहे हैं आप लोग। भोले बसरे गीत शफ़ी जावेद, भोले बसरे गीत शफ़ी जावेद, अफसाना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सैयद अजीज़ अहमद किस ओहदे से सबकुदोस हुए? जवाब हो जाएगा, डायरेक्टर के ओहदे से, डायरेक्टर के ओहदे से। आपको पता है सन ईस्वी तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, पिछले साल कहाँ पूछा था सन ईस्वी, यही सब पूछता है, यही सब, इसलिए ये सबको बहुत अच्छे से याद कीजिए आप लोग, बहुत अच्छे से। अभी तो 5-6 दिन 10 दिन बाकी है, तो एक मरतबा एग्ज़ाम देने जाने से पहले भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगला है सवाल, है, उनका नवासा टेलीविज़न पर क्या देख रहा था? तो लॉ ऑन इंटरनेट देख रहा था। क्या? लॉ ऑन इंटरनेट देख रहा था, ये क्वेश्चन अब पूछता है। सवाल है,
कौन था ये, कौन भाई बगैर अंजन कौन था? रवि रंजन है। अच्छा, रवि रंजन अजीज अहमद के पुराने जर्नलिस्ट दोस्त थे। यहाँ पर है बगैर अंजन नहीं है, रवि रंजन। समझ रहे, रवि रंजन है। कौन है? रवि रंजन। इसका सही आंसर मतलब रवि रंजन अजीज अहमद के पुराने जर्नलिस्ट दोस्त थे। पूछा है कि रवि रंजन कौन थे, तो रवि रंजन अजीज अहमद के पुराने जर्नलिस्ट दोस्त थे। सवाल है, क्या डॉक्टर की बात सुनकर वह सन्नाटे में आ गए? हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर की बात सुनकर अजीज अहमद सन्नाटे में आ गए। उनका अपना एक और पुराना साथी क्या था? ट्रांजिस्टर था। सवाल, ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद क्या उनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी? बिल्कुल, क्यों नहीं रहेगी। जब आपका कोई सामान खो जाए, ना खोए ऐसे, लेकिन अगर कोई सामान आप जिससे बहुत ही मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और वो सामान अगर खो जाए तो दिक्कत होता है ना भाई। उसको फिर खोजने में तो मतलब अब मिल जाए तो खुशी नहीं रहेगी? बिल्कुल खुशी रहेगी। यहाँ तक तो स्टेटस लगा दीजिएगा आप लोग कि आज ये चीज़ मिल गया। समझ रहे हैं हम बात, कोई सब फीलिंग को हम भी समझ सकते हैं, क्यों नहीं समझेंगे। सवाल है, अगला सवाल है, भोले बसरे गीत का प्रोग्राम कितने बजे ख़त्म हो गया? तो जवाब सुबह के 8:30 बजे। क्या? सुबह के 8:30 बजे भोले बसरे गीत का मतलब ख़त्म हो गया मामला। इब्राहिम सिक्का आता है, अगला चैप्टर इब्राहिम सिक्का। सलाम बिन रज़ाक इनके मुसन्निफ़ है और ये एक अफसाना है। सवाल, सलाम बिन रज़ाक को किस साल साहित्य अकेडमी इनाम से नवाजा गया? तो जवाब इसका सुनिए, 2004 में उन्हें साहित्य अकेडमी इनाम से नवाजा गया। कब? 2004 को याद रखिए। 2004 में बहुत सैलाब आया था, यूं याद रखिएगा 2004 में सैलाब आया था, तो वह भी सलाम बिन रज़ाक को। ऐसे कोई ट्रिक नहीं है, रटिए रटिए, कोई ट्रिक नहीं है सबका। सवाल है, किन दो ज़बानों के अदब से सलाम बिन रज़ाक का अदबी ताल्लुक़ था? तो हिंदी और मराठी ज़बान से। सलाम बिन रज़ाक, समझ रहे हैं बात को? समझ गए, हाँ, हिंदी और मराठी ज़बान से। अगला सवाल है, सलाम बिन रज़ाक के 3 अफसानों के नाम लिखिए। जवाब, इब्राहिम सिक्का, नंगी दोपहर का सिपाही और शिकस्ता बतों के दरमियान। अच्छा, मैं एक बात बता दूं यहाँ पर कि जैसे पूछेगा ना एग्जाम में कि सलाम बिन रज़ाक के 3 अफसानों के नाम लिखिए, तो आपको क्या करना है, आप ये कीजिएगा कि इब्राहिम सिक्का, ये नहीं, सलाम बिन रज़ाक के 3 अफसानों के नाम मंदरजा झेल हैं। मंदरजा झेल का मतलब होता है निम्नलिखित, नीचे लिखा हुआ है फ्लोविंग, विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं रहता वही, तो मंदरजा झेल हैं। उसके बाद फर्स्ट दीजिएगा इब्राहिम सिक्का, सेकेंड दीजिएगा नंगी दोपहर का सिपाही, शिकस्ता, तो इस टाइप से, समझ गए। अगला है, गुब्बारा खातिर से 3 खतूत, जो अबुल कलाम का है। अबुल कलाम आज़ाद कब पैदा हुए थे? याद है आप लोगों को? 1888 में पैदा हुए थे। सवाल, गुब्बारा खातिर किस ज़माने की तसनीफ़ है? तो गुब्बारा खातिर जो थी भारत छोड़ो तहरीक 1942 के ज़माने की। कब? 1942, जो भारत छोड़ो तहरीक कब हुआ था? 1942 में हुआ था। जब अब तो मैं बतला दूं कि इस चैनल पर 12th के बाद, जैसा कि 12th के बाद, हाँ जी बिल्कुल सुनिए प्लीज़, 12th के बाद AMU, जामिया मिलिया, जानते हैं आप लोग, उसकी अब आप लोग को तैयारी करवाऊंगा, और वहाँ तक इंशाल्लाह आप भी पहुँचेंगे। काहे नहीं पहुँचेंगे, बिल्कुल। आप लोग भी इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँच जाएंगे, सिर्फ मेहनत कीजिएगा बस। सवाल, गुब्बारा खातिर किस ज़माने की तसनीफ़ है? तो 1942 के ज़माने की तसनीफ़ है। अगला है सवाल, गुब्बारा खातिर में कितने खतूत है? कुल 24 खतूत, याद कीजिएगा, कुल 24 है। अपने निसाब में कितने शामिल है? 3 है। चलिए, अगला है, सिद्दीक़ मुकर्रम कौन थे? तो जवाब, सिद्दीक़ मुकर्रम हबीबुर रहमान खान शेरवानी है। सिद्दीक़ मुकर्रम हबीबुर रहमान खान शेरवानी है। खातिर के खतूत क्या है? गब्बार खातिर के खतूत किस जेल में लिखे गए? सुनिएगा, गब्बार खातिर के खतूत किस जेल में लिखे गए? तो किला अहमदनगर जेल, अहमदनगर जेल में लिखा गया था। मौलाना आज़ाद की 3 किताबों के नाम बताइए। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 3 किताबों के नाम मंदरजा झेल हैं, गब्बार खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम, तर्जुमानुल कुरान। जब आप AMU की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैं बता रहा था, वहाँ पर पढ़ना पड़ता है बहुत सारे के। सैयद सुलेमान नदवी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो उर्दू अगर सही से पढ़े रहिएगा ना तो काफ़ी अच्छा है। इसके बारे में क्या बोलते हैं, गालिब के बारे में पढ़ना पड़ता है। चलिए, सवाल, मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? तो जवाब, सऊदी अरब में पैदा हुए। कहाँ हुए थे? मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए थे ना, सऊदी अरब। मुल्क पूछ रहा है, देखिए मुल्क पूछ रहा है, मुल्क अब सऊदी अरब है ना, मक्का मुकर्रमा। चलिए, अगला क्वेश्चन, सवाल, मौलाना आज़ाद का साल वफ़ात क्या है? तो 1958 है साल वफ़ात। चलिए, अगला क्वेश्चन, सवाल, मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए? तो जवाब, पहली बार जो मौलाना आज़ाद थे वो 35 साल की उम्र में कांग्रेस के सदर हुए थे। कब हुए थे? 35 साल, याद रखिएगा 35 साल। मेरे ख्याल से जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन शायद 1923 है ना, 1923 में हुए थे, शायद शायद शायद, हाँ। चलिए, अगला है, मौलाना आज़ाद के 3 अखबारात के नाम बताइए। लिसानुस्सिद्क़, अल-बिलाग, अल-इहलाल। मौलाना आज़ाद के 3 अखबारात के नाम, लिसानुस्सिद्क़, अल-बिलाग, अल-इहलाल।
अगला है मौलाना आज़ाद कौन सी चाय पीते थे, तो जी मौलाना आज़ाद चीन की चाय पीते थे, बिल्कुल। अगला चैप्टर देखिएगा, मैं यूनिवर्सिटी में, ये सब क्या सब लिखा जाता है, बहुत दिक्कत है। मैं यूनिवर्सिटी में एहसान दानिश इनके मुसन्निफ़ है और ये खुद नविश्त है। खुद नविश्त किसे कहते हैं, जो अपने बारे में ही लिखे, लिखने वाला खुद अपने बारे में लिखता है, उसे हम लोग खुद नविश्त ही कहते हैं। ठीक। सवाल, मेमार किसको कहते हैं, जवाब राज मिस्त्री को मेमार कहते हैं। इस ये सब अब यहाँ से जो मंदिर मज़ीद मुताले के लिए जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जी बिल्कुल आते हैं, तो उसे ध्यान से देखिए आप लोग। ऐसे तो कोई चैप्टर ही ऐसा नहीं है जिसको हम लोग कहें कि ये चैप्टर से ना आता हो, उर्दू में तो और अजीब है, इसलिए सबको याद रखना ही पड़ेगा। क्योंकि अब हमको कितना लाना है, 90 प्लस लाना है, और एक वीडियो आने वाली है 90 प्लस हम लोग कैसे स्कोर करेंगे, बिल्कुल अगर वो फॉलो हो जाएगा ना तो इंशाल्लाह सब कुछ आसान है। मेमार किसको कहते हैं, राज मिस्त्री को कहते हैं। बुद्धू कैसा मिस्त्री था, जवाब दो शरीफ, बुद्धू जो है वो शरीफ और मेहनती मिस्त्री था। कैसा, बुद्धू शरीफ और मेहनती मिस्त्री था। अगला सुनिएगा, अगला है रेत पर मजदूर की मजदूरी 12 न थी, नहीं जी ये तो गलत है, रेत पर ना ना, रेत पर नहीं होगा, ये होगा रठ, रठ पर मजदूर की मजदूरी कितनी थी, तो रठ पर जो है मजदूर की मजदूरी 12 आना थी। क्या, रठ पर मजदूर की मजदूरी 12 आना थी। सवाल है, हाँ रठ से क्या मुराद है, जवाब रठ से कुएं से पानी निकालने वाला एक आला, आला है, इसमें आला पढ़ाए थे, याद है आप लोगों को कुछ इसमें आला, तो हाँ तो आला है जिसमें पहिया लगा रहता है। रट से क्या मुराद, रट से कुएं से पानी निकालने वाला एक आला है जिसमें पहिया लगा रहता है। रत्ता कौन था, रत्ता रट पर काम करने वाला एक मिस्त्री था। ठीक, चलिए अगला है, एहसान दानिश ने किस यूनिवर्सिटी में मजदूर का काम किया, जवाब एहसान दानिश ने लाहौर यूनिवर्सिटी में मजदूर का काम किया था। कहाँ किया था मजदूर का काम, लाहौर यूनिवर्सिटी में। सवाल, रट पर चलाने का सवाल है, रट चलाने का काम किस जानवर से लिया जाता है, तो बैल, जानते हैं ना, बिल्कुल जानते होंगे, बैल, बैल से ही चलाने का काम करता है। ठीक, देखिए बीच बीच में कुछ हंसी लगाना, कुछ बातें करना ज़रूरी होती है, क्योंकि इतनी सारी लंबी वीडियो में तो दिक्कत हो जाएगा ना, फिर समझ रहे हैं ना आप लोग। सवाल है, रत्ता की निगाह ममनूनियत से क्यों झुक गई, तो जवाब रत्ता की निगाह ममनूनियत से इसलिए झुक गई कि एहसान दानिश ने उसकी जगह 1 घंटा काम कर देने का वादा किया था। ठीक, चलिए अगला है सवाल, हरनोटा किसको कहते हैं, तो खूबसूरत और घटिले बदन के नौजवान को हरनोटा कहते हैं। अगला है, एक सेकेंड, अगला क्या हो गया, अगला, मुंशी के लड़के ने क्यों काम छोड़ दिया, तो जवाब है खून का दस्त आने की वजह से मुंशी के लड़के ने काम करना छोड़ दिया। देखिए आप लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, कुछ एक्स्ट्रा मतलब जितना मैं दे दिया हूँ ना, और जितना मैं पहले वीडियो अपलोड किया हूँ, जैसे एक मतलब वीडियो में सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव, उसे देख लीजिएगा, इसे देख लीजिएगा, दिक्कत ही नहीं होगा। अब ये नहीं कि इसके बाहर आएगा ये वो सब नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आएगा, और आपके पास ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे। दिक्कत है थोड़ी, 100 में से 50 ठू देना है, कोई दिक्कत नहीं है। फसाना अजायब दास्तान है मिर्ज़ा रजब अली बेग सरवर, हम लोग मजीद मुताले का अभी चैप्टर देख रहे हैं, उसके बाद देखेंगे हम लोग गज़ल नज़म हर चीज़ देखने वाले हैं। फसाना अजायब दास्तान मिर्ज़ा रजब अली बेग सरवर। सवाल है, फ़रखंदा बख्त किसको कहा गया, जवाब यमन के बादशाह को फ़रखंदा बख्त कहा गया है। ठीक, अगला सवाल है, साहिल को क्या गया, साहिल को ताज व तख्त मिला। अगला है, बादशाह बादशाह सल्तनत छोड़कर कहाँ गया, तो जवाब बादशाह सल्तनत छोड़कर दूसरे शहर चला गया। ठीक, सौदागर ने बादशाह के साथ क्या सलूक किया, जवाब हो जाएगा इसका, सौदागर ने बादशाह के साथ धोखाबाजी का सलूक किया, धोखेबाजी का सलूक किया था सौदागर। चलिए टाइम भी बहुत हो गया, मैं शुरू कब किया था अभी बहुत। सवाल, बादशाह की बेगम किसके साथ गई, तो जवाब बादशाह की बेगम सौदागर के साथ गई, सौदागर के साथ चली गई बादशाह की बेगम। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्वारंटीन, अच्छा क्वारंटीन चैप्टर है, अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी है इनके मुसन्निफ, और ये एक अफसाना है। क्वारंटीन अफसाने में किस बात का जिक्र है, तो जवाब हो जाएगा क्वारंटीन अफसाने में प्लेग की बीमारी, प्लेग नहीं है, प्लेग की वबा का जिक्र है। जैसे अभी किसका, अभी मतलब कोरोना है ना, हाँ तो उसी टाइम में प्लेग की बीमारी जो थी, तो क्वारंटीन का जिक्र है। चूहों से बचने की तलकीन करने वाले इश्तिहार के अनवान में लोगों ने किस बात का इजाफा किया, जब असल इश्तिहार था चूहा प्लेग, और इजाफा किया गया चूहा, असल इश्तिहार था न चूहा न प्लेग, और इजाफा किया गया न चूहा न प्लेग न क्वारंटीन। अच्छा समझ गए। अगला है सवाल, क्वारंटीन अफसाने के
किरदार डॉक्टर का असल नाम क्या था? डॉक्टर का असल नाम बहुत हार्ड है। जवाब कुरंटीन अफसाना के किरदार डॉक्टर का असल नाम रियुरंड मोंतल आबे था। चलिए अगला है, कुरंटीन अफसाने में सफाई का काम करने वाले भागों का पूरा नाम क्या था? तो जवाब कुरंटीन अफसाने में सफाई का काम करने वाले भागों का पूरा नाम विलियम भागो था। क्या था? विलियम भागो था। अगला क्वेश्चन है, भागो के घर प्लेग से किसकी मौत हुई थी? उनकी बीवी की, मतलब अहलिया की मौत हो गई थी भागो के घर प्लेग से। ठीक, ये पूछेगा अगर कि भागो, इतना ऐसे घुमाता नहीं है लेकिन पूछेगा कि भागो की अहलिया की मौत किसकी वजह से होगी? तो प्लेग की वजह से। ठीक, क्वारंटीन को दोज़ख किसने कहा? जब क्वारंटीन को दोज़ख भागो ने कहा है। अगला है, वबा पर काबू पा लेने के बाद डॉक्टर को कौन सा ओहदा हासिल हुआ? जवाब, वबा पर काबू पा लेने के बाद डॉक्टर को लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा हासिल हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा हासिल हुआ। अगला है, अगला हम लोग कहाँ चला गया? अगला सवाल, बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। जवाब, राजेंद्र सिंह बेदी आ गया। राजेंद्र सिंह बेदी के पहले अफसानवी का मजमुआ का नाम दाना व दाम है। चलिए अगला है, क्वारंटीन अफसाने का मरकज़ी किरदार कौन है? जवाब, क्वारंटीन अफसाने का मरकज़ी किरदार भागो है। कामिल इंकलाब जो कि जयप्रकाश नारायण हैं, इनके मुसन्निफ, ये खुतबा है। तो सवाल, कामिल इंकलाब का तस्वुर किसने पेश किया है? जवाब, कामिल इंकलाब का तस्वुर जयप्रकाश नारायण ने पेश किया है। सवाल, जयप्रकाश किस रहनुमा की राह पर चलने की तलकीन करते थे? तो जवाब हो जाएगा, जयप्रकाश गांधी जी की राह पर चलने की तलकीन करते थे। कौन? गांधी जी की राह पर। सवाल है, जमहूरियत में यकीन होने की वजह से जयप्रकाश का किस चीज़ में यकीन नहीं था? जवाब है, जमहूरियत में यकीन होने की वजह से जयप्रकाश का तशद्दुद में यकीन नहीं है। अगला सवाल, किस इंकलाब में तब्दीली की रफ्तार बहुत धीमी रही है? जवाब, पर तशद्दुद इंकलाब में तब्दीली की रफ्तार बहुत धीमी होती है। बिल्कुल आप लोग रट जाइए सबको, इससे बाहर एक भी नहीं आने वाला है, आएगा ही क्यों, पूरे चैप्टर को ही लिया हूँ तो इसमें अब कहने वाली बात है। क्वांटिटी क्वालिटी में बदल जाती है। अच्छा, क्वांटिटी क्वालिटी में बदल जाती है, यह बात किसने कहा? तो यह बात कार्ल मार्क्स जो थे, बहुत बड़े, उसको क्या बोलते, जैसे यहाँ के गांधी जी थे वैसे उधर के वो रूस उसके शायद थे, कहीं कार्ल मार्क्स बोले थे, कहीं के थे, कल याद नहीं है। वेदांत का फलसफा विवेकानंद अमेरिका के किस शहर में पेश किया था? तो अमेरिका के शिकागो शहर है, वहीं फलसफा वेदांत का पेश किया था। कौन? विवेकानंद। अब यहाँ पर देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सभी चैप्टर को किसने लिखा और पैदाइश वफात हर चीज़ है। स्क्रीनशॉट ले लिए? ले लिया। अब हम लोग आगे बढ़े कहाँ तक? टोबा टेक सिंह तक की पढ़ दे। नज़ीर अहमद की कहानी, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग 1850 में पैदा हुए, 1947 में, ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए यहाँ तक? उतना पढ़ेंगे तो लंबी वीडियो जाएगी। यहाँ तक लीजिए, ले लिए? चलिए, ले लिए। चलिए अगला देखिए, अगला यहाँ तक ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए इसका, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिस्सा शायरी है। अब हिस्सा शायरी हम लोग गुफ्तगू सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो कि एक नज़्म अली सरदार जाफरी इनके मुसन्निफ हैं। ठीक, ट्रिक की जहाँ तक बात है तो ट्रिक देखिए, अब इस वीडियो में ट्रिक को समझाने में 15 मिनट लग जाएगा, तो बतला दूँ क्या? अच्छा, लास्ट में देखा जाएगा उसका ट्रिक का। गुफ्तगू है नज़्म अली सरदार जाफरी, मतलब इस तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि भले ही ये वीडियो जो है वीडियो फॉर्म में है, लेकिन ऐसा महसूस करवा दूँ कि लाइव ही हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। मेरी ये कोशिश रहती है, तो समझिए हम लोग लाइव ही पढ़ रहे हैं और पूरे वीडियो को एक साथ देखिए, मज़ा आ जाएगा। चलिए, सवाल, गुफ्तगू नज़्म किस शायर की लिखी हुई है? जवाब, अली सरदार जाफरी की लिखी हुई है। और अगला है सवाल, गुफ्तगू नज़्म को शायर ने किसके नाम किया है? जवाब, हिंद व पाक के दोस्ती के नाम किया। ये जी बिल्कुल VVI समझिए इसको, अब आवे ना आवे अलग बात है, लेकिन अब हिंद व पाक के दोस्ती के नाम। सवाल, शाम मुलाकात कब तक चलेगी? सुबह तक चलती रहेगी मुलाकात करने में कोई दिक्कत नहीं, एकदम चलेगी सुबह तक। सवाल, अल्फाज के हाथों में क्या है? अल्फाज के हाथों में संग दुश्नाम है। क्या? संग दुश्नाम है। सवाल, तंज कैसा जाम छिलकता है? तंज जो है जहर का जाम छिलकता है, बिल्कुल। सवाल, क्या है? तर्श अब्रुए खमदार से आप क्या समझते हैं? तर्श अब्रुए खमदार से मुराद तीखी नज़रें हैं, तीखी नज़रें, समझ रहे हैं? तीखी नज़रें, तर्श अब्रुए खमदार से मुराद तीखी नज़रें हैं। सवाल, किसके चटकने की सदा आती है? जवाब, गंचों की चटकने की सदा आती है। हंसाना जरूरी है बच्चों। सवाल, किस तोहफा और सौगात की बात इस नज़्म में आई है? जवाब,
दर्द और प्यार की बात इस नज़्म में आई है, दर्द और प्यार की बात इस नज़्म में आई है। सवाल है, तारों भरी रात किस तरह चलती है? तो जवाब सुनिएगा, तारों भरी रात हम पर हंसते हुए चलती है। जब आप पढ़ेंगे ना नज़्म को, बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। लेकिन सवाल, नज़्म गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा लिखिए। तो खुलासा अब हम लोग देखेंगे इसमें नज़्म तो मैं पढ़ूं कि क्या। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तरीका देखिए कि अगर खुलासा बोले लिखने के लिए तो कैसे हमको करना है। वैसे एक वीडियो में इस पर लाने वाला हूं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज़ेर निसाब ऐसे देना है, ज़ेर निसाब नज़्म गुफ्तगू के खालिक सरदार जाफरी हैं। यह नज़्म उन्होंने हिंदू पाक मुसलमान मसाइल के पस मंज़र में लिखी है और दोनों मुल्कों की तरह। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मैं चाहता हूँ वीडियो लंबी ना हो, बस अब इतना तो चैप्टर है तो लंबी होगी ना। मेरा सफ़र अली सरदार जाफरी है। सवाल, मेरा सफ़र नज़्म की हैयत क्या है? जवाब, मेरा सफ़र नज़्म की हैयत आज़ाद नज़्म है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म, इस तरीके के नज़्म होते हैं। जब हम लोग नज़्म स्टार्ट किए थे तो उसमें काफ़ी अच्छे से हम लोग समझाए थे आप लोगों को, लेकिन अब जो बीत गई सो बीत गई, उसको छोड़िए। जो यहाँ पर है उसको याद कीजिए और चलिए। अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ है? तो अली सरदार जाफरी की पैदाइश उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हुई। अली सरदार जाफरी की 4 नज़्मों के नाम बताइए। 4 नज़्मों के नाम यह है, मेरा सफ़र, गुफ्तगू, एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम। अली सरदार जाफरी की वफ़ात कब हुई? तो जवाब होगा 1 अगस्त 2000 को वफ़ात हो गई थी। अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला? तो अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ का अवार्ड जो है 1997 में मिला। ये बात हुई, ज्ञानपीठ अवार्ड 1997 में मिला था। अली सरदार जाफरी का ताल्लुक किस तहरीक से रहा? तो अली सरदार जाफरी का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से रहा। अली सरदार जाफरी का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से रहा। अली सरदार जाफरी की 2 तनकीदी किताबों के नाम बताइए। जवाब, तरक्की पसंद और इकबाल शनासी। क्या? तरक्की पसंद और इकबाल शनासी। सवाल है, किस फ़ारसी शायर से मुताशिर होकर मेरा सफ़र नज़्म लिखी गई? तो जवाब है, अल्लामा इकबाल से मुताशिर होकर यह नज़्म मेरा सफ़र लिखी गई। सवाल, क्या शायर ने खुद को एक तरफ कतरा करार दिया है? जवाब, हाँ, शायर ने खुद को एक तरफ कतरा करार दिया है। खेती अमी के हनफी। सवाल, क्या खेती एक पाबंद नज़्म है? नहीं, खेती एक पाबंद नज़्म नहीं है जी। चलिए अगला है, खेती की हैयत क्या है? तो खेती एक आज़ाद नज़्म है। सवाल पैदा होता है कि जब पाबंद नहीं है तो क्या है? तो आज़ाद नज़्म है। सवाल, इस नज़्म के शायर कौन है? इस नज़्म में अमी के हनफी हैं, सबको पता है ये बात। सवाल, और बढ़ने के मौका भी हमें देता है वक्त। क्या यह मिसरा नज़्म खेती से माखूज है? जी हाँ, बिल्कुल, यह मिसरा नज़्म खेती से माखूज है। सब्ज़ को ज़र्रे बनाने की इजाज़त हमें कौन मरहमत करता है? तो वक्त, वक्त हम मरहमत करता है। सूरज की किरण की हमदमे में क्या वक्त हमें झूमने देता है? तो जवाब हो जाएगा, हाँ, झूमने देता है। सवाल, क्या तमाम इंसान वक्त की खेती है? जवाब, बिल्कुल जी हाँ, तमाम इंसान वक्त की खेती है। अगला है, क्या वक्त नज़्म खेती का मरकज़ी किरदार है? हाँ, नज़्म खेती का मरकज़ी किरदार वक्त है। अगला, बरक़े कलीसा अकबर इलाहाबादी। सवाल, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? तो जवाब, अकबर इलाहाबादी एक ज़रीफ़ शायर थे। सवाल, अकबर किस पर्चे के नौरत्नों में शुमार होते थे? तो ये आप याद रख लीजिए, अकबर अवध पंच के नौरत्नों में शुमार होते थे। अगला है सवाल, नज़्म बरक़े कलीसा के शायर का नाम बताइए। जवाब, नज़्म बरक़े कलीसा के शायर का नाम अकबर इलाहाबादी है। मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मज़ा आया कि नहीं। पूरा वीडियो देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद एक तो अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक, कि कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा। पढ़ता तो सब है और खुद से भी पढ़ता है, मज़ा आना चाहिए भाई। शायर को मिस कहाँ मिली? तो कलीसा में शायर को मिस मिली। सवाल, शायर ने इस नज़्म में गुलशन फितरत की बहार किसे कहा है? तो शायर ने इस नज़्म में मिस को गुलशन फितरत की बहार कहा है। अगला सवाल सुनिएगा, दौलत व इज़्ज़त व ईमान शायर के किसके कदमों पर निशार करना चाहता है? तो कलीसा के मिस पर शायर दौलत, इज़्ज़त, ईमान निशार करना चाहता है। अगला सवाल, हमले सरहद पर क्या करते हैं गाजी बनकर? यह बात शायर ने किसके बारे में कही है? तो मुसलमानों के बारे में यह बात कही है। अब ज़माना पर नहीं है अशरा आदम व नूह, यह बात किसने किससे कही? जवाब, शायर ने मिससे कही ये बात। मुतशायर जफ़र कमाली। सवाल, मुतशायर की लफ्ज़ी मानी क्या है? तो जवाब, बनावटी शायर के हैं। मुतशायर की लफ्ज़ी मतलब माना जो है उसका बनावटी शायर के हैं, ठीक। अगला सवाल देखिएगा सॉरी बाबू।
सवाल, निराला अशर मुतशायर की किस चीज़ में है? जवाब, मुतशायर की बटर मक्खन में है, मुतशायर की बटर मक्खन। सवाल, किस काम से मुतशायर कभी नहीं थकता है? तो जी, हुजूरी से मुतशायर कभी नहीं थकता है। अगला सवाल सुनिएगा, मुतशायर भले ही शायर नहीं कहता हो लेकिन वह किस बात पर मुतमय्यन है? जवाब, शोहरत व नाम व नमूद पर मुतमय्यन है। 2-3 मरतबा देखिएगा वीडियो को, याद हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना है, हंसते खेलते हम लोग याद करेंगे सब कुछ। सवाल है, धनबाद और झरिया किस बुनियाद पर मुतशायर जाता रहता है? तो जवाब, चपलोसी की बुनियाद पर मुतशायर धनबाद और झरिया जाता रहता है। सवाल, मुतशायर का यार कौन है? जवाब, तज़मीन लिखने वाला मुतशायर का यार है। सवाल, मुतशायर की नज़र में गमख्वार कौन है? तो जवाब, जो पैरोडियाँ दे वही गमख्वार है। मुतशायर का सरदार कौन है? जवाब, जो दीवान दे दे वह मुतशायर का सरदार है। अगला सवाल है, सवाल, मुतशायर का बस चले तो वह कौन सा काम करना चाहता है? जवाब, मुतशायर का बस चले तो वह अकबर के दीवान पर कब्जा जमा ले। सवाल, मुतशायर किन लोगों से 2 गुना कमाता है? तो जवाब, मुतशायर अफसर लोगों से 2 गुना कमाता है। अगला हम लोग अगला चैप्टर है, हम नहीं जानते यूजेनो मोंताले जायदा जैदी, जो तर्जुमा की हुई है। तो सवाल है, यूजेन मुंताले किस सदी के शायर हैं? तो जवाब, यूजेन मुंताले 20वीं सदी के शायर है। किस सदी के? 20वीं सदी के। सवाल, यूजेन मुंताले का पहला शायरी मजमुआ कब शाये हुआ? तो जवाब, उनका पहला शायरी मजमुआ 1915 ईस्वी में शाये हुआ। ये यहाँ पर सुनिए एक बात, ये जो जवाब है ना, तो एग्जाम में जवाब यहाँ पर ऐसे ऐसे वो तो नहीं देना, जैसे जवाब देने के बाद ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, ठीक। 1915 ईस्वी में शाये हुआ। सवाल है, शामिल निसाब नज़्म हम नहीं जानते का तर्जुमा किस ज़बान से किया गया है? जवाब, इतालवी ज़बान से किया गया है। किस ज़बान से? इतालवी ज़बान से। अगला है, नज़्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जुमा किसने किया है? तो जाहिदा जैदी ने किया है। किसने किया? जाहिदा जैदी ने उर्दू तर्जुमा किया है नज़्म हम नहीं जानते का। सवाल, जिनसे तराशा गया किस्सा ज़िंदगी का बदन का, यह मिसरा नज़्म हम नहीं जानते से माखूज है? जवाब, जिनसे तराशा गया किस्सा ज़िंदगी का बदन या मिसरा नज़्म हम नहीं जानते से माखूज है। हाँ, है। सवाल, यह नज़्म किस हैयत में लिखी गई है? तो जवाब, मतलब यह नज़्म एक आज़ाद नज़्म की हैयत में लिखी गई है। सवाल, इस नज़्म में किसके आहंग और ख़ामोश सरगर्मी को शायर अपने साथ ले जाना चाहता है? जवाब, इस नज़्म में समुंदर के आहंग और ख़ामोश सरगर्मी को शायर अपने साथ ले जाना चाहता है। अगला है, मुंताले किसकी गूंज नहा खाना दिल में बाकी रहने की बात करता है? तो समुंदर की गूंज को नहा खाना दिल में बाकी रहने की बात करता है। गज़लियात की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं सॉरी, गज़लियात की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, असदुल्ला खां गालिब जिनके मुसन्निफ हुए। तो सवाल है, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, यह बात शायर ने किससे कही है? तो जवाब, शायर ने यह बात शाह से कही है। किससे कही है? शाह से कही है। अगला सवाल सुनिएगा, शायर को कौन मिटाना चाहता है? जवाब है, शायर को ज़माना मिटाना चाहता है। कौन? ज़माना मिटाना चाहता है। सवाल, उन्हें कौन लोग नहीं जानता? जवाब, उन्हें अजीज़ लोग नहीं जानता है। सवाल सुनिएगा, वह दिन गए कहकर शायर क्या बताना चाहता है? जवाब, वह दिन गए कहकर शायर अपने नौकर नहीं होने की बात बताना चाहता है। रटना ही पड़ेगा, रटिए। सवाल, गालिब ने वजीफ़ा ख्वार किसको कहा? जवाब, गालिब ने वजीफ़ा ख्वार अपने आप को कहा। देखिए, मैं बतला दूं, अभी से तो कितने 1 घंटा भी अगर आप लोग देखते हैं, मुझे लगता है कि 1 घंटा की ये वीडियो होगी, तो सोने से पहले रोज़ 1 घंटा देख लीजिएगा ना इस वीडियो को, हंसी भी आएगी और फिर उसके बाद याद भी हो जाएगा सब कुछ। अगला है सवाल, शायर के रोते रहने से क्या होगा? जवाब, शायर के रोते रहने से बस्तियां वीरान हो जाएगी। अगला है सवाल, चमन में किसके जाने से दबस्तान खिल गया? जवाब, चमन में शायर के जाने से दबस्तान खिल गया। सवाल पैदा होता है अगला है, याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत था? ये क्वेश्चन अच्छा है ये। जवाब, याकूब और यूसुफ में बाप और बेटे की निस्बत थी, ठीक। सवाल, मोहद किसे कहते हैं? खुदा को एक मानने वाले को मोहद कहते हैं। चलिए अगला है, सवाल, रंज से खोगर होने से क्या मुराद है? जवाब, रंज से खोगर होने से रंज का आदी होना मुराद है। अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, यगाना चंगेज़ी इनके मुसन्निफ हैं, मतलब उनका ये गज़ल है। सवाल, यगाना का असली नाम क्या है? देखिए का लिखा गया है, कहा गाना, रे यगाना है,
यगाना का असली नाम क्या है? तो जवाब मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी उनका असल नाम है। क्या? मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी उनका असल नाम है। अगला है सवाल, यगाना यगाना के क्या मानी होते हैं? तो यगाना के मानी अजूबा और यकता के होते हैं, मतलब कोई अजूबा चीज़। अगला सवाल सुनिएगा, सवाल, यगाना चंगेज़ी पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो जवाब होगा पहले यास तखल्लुस करते थे, यास तखल्लुस करते थे। जो सवाल है, पहाड़ काटने वाले की इस्तेलाह किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? जवाब पहाड़ काटने वाले की इस्तेलाह फरहाद के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगला सवाल, यगाना चंगेज़ी किसके शागिर्द थे? जवाब यगाना चंगेज़ी जगर मुरादाबादी के शागिर्द थे। अगला है सवाल, यगाना चंगेज़ी की पैदाइश कब हुई? यगाना चंगेज़ी की पैदाइश 1884 में हुई। कब हुई? 1884 में। यगाना की वफ़ात कहाँ हुई? तो जवाब लखनऊ में हुई। यगाना की वफ़ात कहाँ हुई? जवाब हो जाएगा लखनऊ में हुई। उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, खलीलुर रहमान आज़मी है। सवाल, खलीलुर रहमान आज़मी कहाँ पैदा हुए थे? तो जवाब आज़मगढ़ के गांव से सीधा सुल्तानपुर में पैदा हुए थे। सवाल, खलीलुर रहमान आज़मी का पेशा क्या था? जवाब उनका पेशा अलीगढ़ में तदरीस का था। अगला सवाल सुनिएगा, खलीलुर रहमान आज़मी का ताल्लुक किस इदारे से रहा? जवाब उनका ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा। सवाल, खलीलुर रहमान आज़मी के एक मजमूए का नाम बताइए। जवाब उनके एक मजमूए का नाम नया अहदनामा है। क्या? नया अहदनामा है खलीलुर रहमान आज़मी के नाम। मतलब सवाल के किताब उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी लिखी हुई है? जवाब उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक खलीलुर रहमान आज़मी की लिखी हुई है। सवाल, खलीलुर रहमान आज़मी की दो माहिरीन के नाम बताइए। जवाब उनके दो मुआसिर शायर नासिर काज़मी और इब्न इंशा है। ठीक। यारब चमन नज़्म को गुलजार अरम कर, यारब चमन नज़्म को गुलजार अरम कर, ये मीर अनीस का है। ये मीर अनीस का मर्शिया होना चाहिए यहाँ पर, ये नज़्म नहीं होगा। सवाल, मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? मीर बब्बर अली अनीस, मीर बब्बर अली अनीस। याद करते चलिए आप लोग, रोज़ाना देखिए 1 घंटा इसको। सवाल, मुर्शिया की तमहीद को क्या कहते हैं? मुर्शिया की तमहीद को चेहरा कहते हैं। इसके कई ये हैं, क्या बोलते हैं उसको, छोड़िए। मीर अनीस के एक हम असर का नाम बताइए। जवाब मीर अनीस के एक हम असर, मतलब हम असर का मतलब समझते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं समकालीन हिंदी में। असर मिर्ज़ा सलामत अली दब्बीर हैं। सवाल, उर्दू के पहले मर्शिया का नाम बताइए। जवाब उर्दू के पहले मर्शिया का नाम नौ सर हार है। नौ सर हार। सवाल, मर्शिया किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है? जवाब मर्शिया लफ्ज़ रेशा से मुश्तक़ है। सवाल, अनीस का ताल्लुक किस दबस्तान से है? जवाब है अनीस का ताल्लुक दबस्तान लखनऊ से है। सवाल, अनीस के इस्लाफ में किस मशनवी निगार का नाम आता है? जवाब अनीस के इस्लाफ में मीर हसन मशनवी निगार का नाम आता है। शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब, हम लोग जो मज़ीद मुताले के लिए जो है कुछ चैप्टर, उससे अब हम लोग वहाँ तक चले गए, तो पूरे चैप्टर को आज की इस वीडियो में एकदम छान मार देना है, एकदम अच्छे से देखना है आप लोग। प्लीज़ अच्छे से याद कीजिए, याद कीजिए आप लोग। पता है अभी तक एक बात नहीं बोले हम, छोड़िए क्या बोले, हटाइए। शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब जोश मलिहाबादी है। शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब जोश मलिहाबादी। सवाल, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब किसकी नज़्म है? जवाब शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब जोश मलिहाबादी की नज़्म है। उसके बाद सवाल, जोश का असल नाम क्या है? जोश का असल नाम शब्बीर हसन है। क्या? शब्बीर हुसैन। सवाल, ज़िंदानी से क्या मुराद है? जवाब ज़िंदानी से मुराद जेल में रहने वाले हैं। सवाल, जोश की 5 तसानीफ़ के नाम बताइए। जवाब रूह अदब, नक्श व निगार, यादों की बारात, शोला व सबनम, हर्फ व हिकायात। सवाल है, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब की ताबीर क्या है? जवाब शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब की ताबीर मुल्क की आज़ादी है। सवाल है, जोश के हम असर 3 शायर का नाम बताइए और उनके मजमूए कलाम का भी नाम लिखिए। इस टाइप से आएगा तो लिखिएगा फैज़ अहमद फैज़, नक्श फरियादी, जमील मजहरी, इनका जो मतलब मजमूआ है अक्स जमील, अमीक हनफी, संग पिराहन। एक बच्चे जो टेलीग्राम में मैसेज किए थे वही पे क्या भूल भी जाते हैं। आवारा असरारुल हक मिजाज, आवारा असरारुल हक मिजाज है। सवाल, क्या शायर सड़कों पर आवारा फिर रहा है? तो आवारा रहेगा तो आवारा ना फिरेगा। जवाब हाँ, शायर सड़कों पर आवारा फिर रहा है, आवारा हो गया था। सवाल, शायर शायर किसे मोती की लड़ी कहता है? जवाब शायर फुलझड़ी को मोती की लड़ी कहता है। याद रखें, यहाँ पर ये जो फूल है ना, वो वाला फूल नहीं होता है, ये वाला फूल होता है, इस टाइप से जो होता है वो वाला। तो शायर फुलझड़ी की मोती की लड़ी कहता है, मतलब वही। क्या रात शायर को वीराने में चलने की दावत देती है? जी हाँ बिल्कुल, रात शायर को वीराने में चलने की दावत देती है।
सवाल है, एक तूफान बलाकस के लिए मुंतज़र है। जवाब, एक तूफान बला शायर के लिए मुंतज़र है, वही शायर हुए है। अगला सवाल है, क्या वह सारा कसर सुल्तानी फूंक देना चाहिए? जवाब, हाँ, शायर सारा कसर सुल्तानी फूंक देना चाहता है। अगला सवाल है, क्या आवारा एक पराशर नज्म है? जी हाँ, आवारा एक पराशर नज्म है। अगला सवाल सुनिएगा। सवाल, क्या इस नज्म का अनवान दुरुस्त है? जवाब, हाँ, इस नज्म का अनवान दुरुस्त है। सवाल मतलब किस नज्म का? आवारा की बात कर रहे हैं हम लोग। सवाल, क्या मिजाज एक तरक्की पसंद शायर थे? जवाब, हाँ, मिजाज एक तरक्की पसंद शायर थे। सवाल, क्या उर्दू की रोमानी शायरी में मिजाज का नाम रोशन है? जवाब, हाँ, उर्दू की रोमानी शायरी में मिजाज का नाम रोशन है। अगला है, कोचा यारैन कासी है, ये गज़ल वली दखनी का है। सवाल, पहले शायर में मोहन किसे कहा गया है? तो पहला शायर दूसरा शायर दो ठो है ना, तो पहले शायर में अब वली दखनी ऐसे पूछेगा, ऐसे सुनिए कि वली दखनी के पहले शायर में मोहन किसे कहा गया है? तो जवाब, पहले शायर में मोहन महबूब को कहा गया है। ठीक। सवाल, हैदराबादी उलमा वली का पूरा नाम और जाए पैदाइश के मुतालिक क्या बताते हैं? जो हैदराबाद, याद रखिएगा इस बात को, हैदराबाद वाले क्या बताते हैं वली दखनी के बारे में? तो हैदराबादी उलमा के मुताबिक वली का पूरा नाम सैयद वली मोहम्मद और मकाम पैदाइश औरंगाबाद है। अगला सवाल है, तारीख अदब में वली किसके दरमियान एक पुल के तरह दिखाई देते हैं? जवाब, तारीख अदब में वली शुमाली और जुनूब के दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं। अगला है सवाल, दूसरी गज़ल के पहले शायर के मुताबिक शायर का दिल जोगी दिल कहाँ का बासी है? जवाब, दूसरी गजल के पहले शायर के मुताबिक शायर का दिल जोगी दिल काशी का बासी है। सवाल, वली का असल नाम और मकाम पैदाइश गुजराती मुहक्किकीन की नज़र में क्या है? पहले मैं बतलाया हूँ कौन से, हैदराबाद वाले उलमा के बारे में, और यहाँ पर गुजराती मुहक्किकीन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जवाब हो जाएगा उनकी नज़र में, यानी गुजराती मुहक्किकीन की नज़र में वली का असल नाम शाह वली अल्लाह, मकाम पैदाइश अहमदाबाद है, और वो कहाँ बताए थे? औरंगाबाद। सवाल, पी के बैराग की मानी बताइए। पी के बैराग की मानी महबूब का सन्यासी लेना है। अगला है सवाल, हूरों में किसके मुख की सूरत है? तो हूरों में शायर के महबूब के मुख की शोहरत है, शोहरत। सवाल, शामिल निसाब गज़लों से दो दक्कनी अल्फाज दर्ज कीजिए। जवाब, नज़्क और सन्यासी। सवाल, वली ने शुमाल हिंदुस्तान के इशारा किस तरफ रागिब किया? जवाब, वली ने शुमाल हिंद के शायर शोरा को रेख्ता गोई की तरफ रागिब किया है। सवाल है, रश्क चीन से आप क्या समझते हैं? जवाब, रश्क चीन से मुराद चीन की महबूब की खूबसूरती की मिसाल है। सवाल, सवाल है, वली के किस शागिर्द ने दीवाने वली का मखतूता किस सन में लिखा? तो जवाब हो जाएगा, वली के एक शागिर्द सनाउल्लाह ने दीवाने वली का एक मखतूत 1725 में लिखा था। काश है तेरा नया आईना दिल होता, रासख अजीमाबादी। सवाल, रासख अजीमाबादी का पूरा नाम क्या था? जवाब हो जाएगा, रासख का पूरा नाम शेख गुलाम अली था। सवाल, रासख कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब, रासख अजीमाबादी 1757 में पैदा हुए थे। कहाँ? आज़िमाबाद में। सवाल, रासख किसके शागिर्द थे? जवाब, रासख मीर तकी मीर के शागिर्द थे। सवाल, मीर की शागिर्दी पर कौन फख्र करता था? तो जो रहेगा उसका शागिर्द वही ना करेगा, रासख आज़िमाबादी। सवाल, रासिख ने खुसूसन किस किस सिनफ में तबा आजमाई की? रासिख ने खुसूसन गज़ल, कसायद, रबाइयात और मानूयात में तबा आजमाई की। अगला है सवाल, रुख यार के काबिल कौन होता है? जवाब, रुख यार के काबिल दिल का आईना होता है। सवाल, फल्क किसके इशारे पर एज़ा पहुँचाने लगा? जवाब, फल्क के माशूक के इशारे पर एज़ा पहुँचाने लगा। सवाल, दिल क्यों डूबा जा रहा था? जवाब, इश्क की बीमारी में दिल डूबा जा रहा था। इश्क की बीमारी में दिल डूबा जा रहा था। तज़हीक रोज़गार कसीदा मोहम्मद रफ़ी सौदा। सवाल, उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कौन था? तज़हीक, अच्छा, उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कौन था? जवाब हो जाएगा, उर्दू का पहला कसीदा गो शायर नुसरती था। सवाल, किस सिनफ शायरी में तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है? तो जवाब हो जाएगा कसीदा में। सवाल है, सौदा की पैदाइश कब हुई? जवाब, सौदा की पैदाइश 1713 में हुई। कितना अच्छा ट्रिक है ना सबका याद करने वाला, मुसन्निफ़ को याद करने वाला। चलिए, सौदा के वालिद का क्या नाम था? जवाब, सौदा के वालिद का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी था, मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी था। सवाल, सौदा का इंतकाल कब हुआ? सौदा का इंतकाल, सवाल, सौदा का इंतकाल कब हुआ? सौदा का इंतकाल 1781 में हुआ था। साथ ही हाथ बढ़ाना गीत है, साहिर लुधियानवी इनके मुसन्निफ हुए। सवाल, शायर ने इस गीत को किस फिल्म के लिए लिखा था? ये पूछता है भाई, पूछेगा। जवाब, शायर ने इस गीत को फिल्म नया दौर के लिए लिखा था।
नया दौर के लिए। सवाल, इस गीत का क्या मौजू होना चाहिए? जवाब, इस गीत का मौजू मजदूरों का इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए। सवाल, बुनियादी तौर पर यह गीत समाज के किस तबका के लिए लिखा गया है? जवाब, यह गीत बुनियादी तौर पर समाज के मजदूर तबका के लिए लिखा गया है। अगला है सवाल, कतरा कतरा मिलकर क्या बनता है? जवाब, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। अगला सवाल, मोती कहाँ से निकलता है? जवाब, मोती पानी से निकलता है। अगला है सवाल, साथ ही हाथ बढ़ाना इस गीत में कितनी बार आया? तो इस गीत में 5 मरतबा। याद रखिएगा इसको, आपके हाथ में कितनी अंगुलियां? एक हाथ में 5 अंगुलियां। ठीक, अगर भूल जाइएगा तो ट्रिक है ना ये सब। तो 5 अंगुलियां, तो 5 अंगुलियां हैं, तो वही साथ ही हाथ बढ़ाना। एक ठू चीज को हमको याद करना है कि 5 ठू आया है, 5 मरतबा इसका नाम है, तो हमारे हाथ में 5 अंगुली, तो साथ ही हाथ बढ़ाना में 5 मरतबा आ गया ही। ठीक है, समझ गया बात को? अपने भाषा में समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब ऐसे बोलता उलता है, क्या कीजिएगा। सवाल, इस गीत के शायर का नाम बताइए। जवाब, इस गीत के शायर का नाम साहिर लुधियानवी हैं। जो गम अरशद है ना, वो अता का कवि जो है उसको मैं सबसे लास्ट में लाऊं क्योंकि इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज है। अता का कवि, ठीक। तो यहाँ पर देखिए सवाल, बागो बहार के एताद बताइए। जब आपके पास किताब होगा, जब मैं इसको पढ़ाया था तो बड़े अच्छे से किताब होगा ना, तो वहाँ पे कौन को कितना देना है, अलिफ कितना एताद होता है, ये सब तो इस सब को रटना है तो रटिए। बागो बहार के एताद 1226 है। सवाल, मोहम्मद के एदाद बताइए। पूछता है बाबू, पूछता है बाबू, पूछता है ये 92। ठीक। उसके बाद है सवाल, जा मतलब जो है तो जो जिसको बोलते हैं, उसके कितने हैं? 900 के बराबर है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरशद किस अदद के बराबर है? तो 505 के बराबर है अरशद। सवाल है, अशरफ कादरी किस अदद के बराबर है? तो 892 के बराबर है। अगला है सवाल, अता का कवि ने कतई तारीख गम अरशद किसकी मौत पर लिखी? तो जवाब, गम अरशद अता का कवि का एक ऐसा कतई तारीख है जो उन्होंने अपने जवान साल बेटे अरशद का कवि की मौत पर लिखा है। आखिरी शायर के अलावा सभी अशार में मरहूम की खूबियाँ बयान की गई है। आखिरी शायर के शानी मिस्र में साल वफात जाहिर किया गया है। सवाल है, अरशद का कवि और अता का कवि में क्या रिश्ता था? बाप बेटे का रिश्ता था। बाकी जो लिखा हुआ है वो पढ़ लीजिए। अगला सवाल है, जब अरशद का कवि की वफ़ात हुई तो वह कितने साल के थे? जवाब, जब अरशद का कवि की वफ़ात हुई तो वह 34 साल के थे। अगला है, गम अरशद में अरशद की दो बेटों का भी जिक्र है, उसका नाम बताइए। अरशद के 2 बेटों का नाम जमील और अकील है। सवाल, अशरफ कादरी की रहलत किस साल हुई? जो अशरफ कादरी की रहलत 1998 में हुई। कतई तारीख ये सेकेंड वाला चल रहा है ये शायद। सवाल, वाहिद नज़ीर ने इस कतई तारीख में मरहूम की 3 खूबियों का जिक्र किया है, उनकी खूबियों को बयान कीजिए। लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए, खूबी है, और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वो तो लॉन्ग है, 3 नंबर में पूछेगा, लेकिन तो उसको क्या कीजिएगा, इसलिए दे दिया हूँ कि हमको अच्छा लगा। सवाल, कादरी से किस बुजुर्ग की निस्बत जाहिर होती है? तो जवाब हो जाएगा, लफ्ज़ कादरी से गौस पाक हज़रत मोहम्मदीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत जाहिर होती है। सवाल है, कानून दान को उर्फ़ आम में क्या कहते हैं? वकील कहते हैं। अगला सवाल, मौलाना निज़ामुद्दीन से मुतालिक तारीख किस मौका से कहा गया है? तो मौलाना निज़ामुद्दीन से मुतालिक तारीख के अमीर शरीयत से बनने के लिए कहा गया। बहुत वीडियो लंबी हो रही है, अब दिमाग ख़राब हो रहा है। इस कतई तारीख के शायर का नाम बताइए। जो अब इस कतई तारीख के शायर का नाम अब्दुल वाहिद और कलमी नाम वाहिद नज़ीर है। अगला देखिएगा सवाल, मौलाना नज़ीरुद्दीन कसस अमीर शरीयत मुंतखब कब हुए थे? तो 1999 में अमीर शरीयत मुंतखब हुए थे। अगला है सवाल, मीनार तस्कीन से क्या मुराद है? तो जवाब, मीनार तस्कीन से मुराद तसल्ली का सुतून यानी मिल्लत इस्लामिया के लिए ढारस और तसल्ली मुराद है। अगला अब हो चुका है यहाँ तक, अब हम लोग ट्रिक देखेंगे और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आप लोग रेडी हैं एकदम स्क्रीनशॉट लेने के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ तक ले लीजिए। पहले कहाँ तक? यहाँ तक लीजिए आप लोग, एक सेकेंड, यहाँ तक ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, दाएं तो पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं ना। अब यहाँ तक लीजिए, ले लिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, अगला ले लीजिए यहाँ तक। ठीक, यहाँ तक, उसके बाद ले लीजिए। ले लिए? लेते चलिएगा ताकि रिवीजन करने में आसानी होगी। तो दोस्तों अब हम लोग जो यहाँ तक पूरे चैप्टर, पूरे वीडियो, मतलब पूरे वीडियो में पूरे बुक का हम लोग निचोड़ पढ़ लिए हैं और एक एक क्वेश्चन को देख लिए हैं जितना मुख्तसर तरीन सवालात में है। मैं उस ट्रिक के बारे में बतला दूं कि उस ट्रिक का एक झलक दे देता हूं कि जैसे हज कर लो, बाकी बातें सब बस
मना है, ऐसे कुछ ट्रिक है मैं जो बनाया हूँ, और बहुत बहुत अच्छा ट्रिक है। तो आप लोग उस ट्रिक को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि फिर अगर मैं उसको समझाने लगूँ तो 15 मिनट और लगेगा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बात को आप लोग समझ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जैसा कि मैं बतला दूं कि ये वीडियो में कुछ समझाने वाला नहीं था, जहाँ तक समझाने वाली बात रहती है तो मैं बहुत अच्छा से समझाता ही हूँ आप लोगों को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आएंगे आप लोग। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो में जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो जब तक के लिए हमको विदा दीजिए, और हम लोग मिलते रहेंगे। और फिर मैं जैसा कि बतला दूं कि अब इस चैनल पर 12th के बाद अगर आप लोग पढ़ने वाले हैं तो इसी चैनल पर, जी बिल्कुल, हम लोग AMU जामिया मिल्ला क्यों नहीं, आप भी क्यों नहीं एडमिशन करवा सकते हैं। बिल्कुल होगा, बस मेहनत करते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं पूरे वीडियो में एक बात का ध्यान रखिएगा, पूरे वीडियो में मैं कहीं पर भी नहीं बोला हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट का एक मरतबा बोला हूँ, लेकिन सब्सक्राइब का नहीं बोला हूँ। तो प्लीज़, अगर ये एफर्ट अच्छा लगा होगा या आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल साबित हुआ होगा, तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए प्लीज़। ये मेरा आपसे अब रिक्वेस्ट है। पूरे वीडियो में मैं एक बार भी ये बात नहीं बोला हूँ। मैं सोचा था कि इस बात से अब वीडियो को लंबा बनाना ही नहीं है। तो प्लीज़ अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब, देखिए, अगर इस मेहनत का अगर कोई फल देना चाहते हैं आप लोग तो सब्सक्राइब से ही दे सकते हैं। मैं सिंपल बात है, और क्यों नहीं खुल के बात करूंगा भाई। तो अगर ये एफर्ट, ये मेहनत का, अगर, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बहुत बहुत मेहनत लगती है। तो मेहनत का अगर मुझे आप लोग कुछ देना चाहते हैं, मैं आप लोगों से पैसा नहीं मांग रहा हूँ, तो प्लीज़ एक छोटा सा बात है, वहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे ही दबाइए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि अब तो वीडियो लाता ही रहूँगा, तो आप लोग देखते रहिएगा उसको भी। अब विदा दीजिए। अब हम लोगों को अच्छा लगा तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके अब ज़रूर बताइएगा कि मज़ा आया कि नहीं, हंसी लगा कि नहीं, समझ में आया कि, समझ आने वाला तो कोई था ही नहीं। लेकिन रोज़ रोज़ देखिएगा, याद कीजिएगा, इंशाल्लाह एकदम अच्छा जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, विदा लेने का तो दिल नहीं कर रहा है, अब क्या करें। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, हर रोज़ मिलते ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों।